जरा सोचिए आप, क्या सोशल मीडिया एक देश के बर्बादी का कारण बन सकता है? या फिर सोशल मीडिया उस देश के युवाओं के बीच वो जहर भर सकता है जो जहर पूरे संसद भवन को जला दे? या जहर उस देश के बर्बादी का या उस देश में जो भीषण हिंसा हुई है उसका मुख्य कारण बन सकता हो? ये बात सत्य है। नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं दिल जले न्यूज। इस वक्त नेपाल में जो हिंसा हुई है, नेपाल में जो तख्ता पलट हुआ है, वो सभी लोग जानते हो। लेकिन क्या आपको पता है उसका कारण क्या है? उसका मेन कारण क्या है? किस वजह से वहां पे क्रांति हुई या किस वजह से वहां पे तख्ता पलट हुआ? लोगों के बीच वो आग कहां से आई? उस सरकार के खिलाफ वो जोश कहां से आया कि नहीं, हमें सरकार परिवर्तन करनी है, हमें सरकार बदलना है और सरकार के विरुद्ध हमें आंख उठाना है, सरकार के विरुद्ध हमें आवाज उठाना है। देखिए, सारी चीजें मैं क्लियर कर रहा हूं एक एक करके। दरअसल ये इसलिए हुआ क्योंकि सोशल मीडिया वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे एक मिडिल क्लास से लेकर, एक गरीब से लेकर और एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी वाले लोग भी उसमें अपना फोटो और उस पर अपनी सारे इमेज शेयर करते हैं, अपने वर्ताव को शेयर करते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसी बात शेयर हो जाए या कोई ऐसा फोटो शेयर हो जाए जिससे लोगों के बीच, युवाओं के बीच एक बड़ी हिंसा का कारण बन जाए और युवा ये सोचने की नहीं, अब यहाँ का तख्ता पलट हमें करना है तो करना है? दरअसल ये सारे कारण मैं क्लियर कर रहा हूं एक एक करके। देखिए, सबसे बड़ा कारण ये है, अगर नेपाल में आज तख्ता पलट हुआ है तो उसका सबसे मेन कारण ये है कि वहां पे भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा को पार कर गया था, अपनी उस चरम सीमा की उस रेखा को पार कर गया था जो शायद किसी देश में उतना भ्रष्टाचार ना हो जितना कि भ्रष्टाचार नेपाल में था। नेपाल में जब से राजशाही खत्म हुआ और जब से लोकतांत्रिक सरकार आई वहां पे, तब से तीन सरकार या तीन पार्टियां ऐसे कह लीजिए, जो तीन पार्टियां अपने आप को इस तरह से डेवलप की हुई थी कि नहीं, एक बार मैं मेरे पार्टी का पीएम बनेगा, एक बार आपकी पार्टी का पीएम बनेगा और एक बार आपकी पार्टी का पीएम बनेगा। मतलब पीएम की कुर्सी पे कब्जा सिर्फ तीन पार्टियों का रहेगा। हम भी खाएं मौज करें, आप भी खाओ मौज करो और आप भी खाओ, ये चल रहा था। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि जनता के बीच, युवाओं के बीच ये बातें पहुंची कैसे? ये बातें तब पहुंची जब एक भुखमरी के कगार पे नेपाल पहुंचने वाला था। भ्रष्टाचार की चरम रेखा इतनी बढ़ गई थी, वहां पे इतना ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया था कि लोग वहां पे भुखमरी जैसी परिस्थितियां आने लगी थी। लोगों के पास रोजगार नहीं था और लोगों के बच्चे जो 18-20 साल के, 25 साल के बच्चे थे, वो रोजगार के लिए अपनी जानें गंवा रहे थे। जाने कैसे गंवा रहे थे? जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो वहां पे भर्ती होने के लिए यहाँ से युवा भाग जाते थे कि हम अगर वहां भर्ती होंगे, हम उस युद्ध में अगर भागीदारी लेंगे, वहां की सेना में अगर भर्ती हो जाएंगे तो शायद मैं अपने घर का खर्चा चल पाएगा नेपाल में। और वो अपनी जान गंवा बैठे वहां। यही नहीं, वहां का मेन कारण ये बना कि जो युवा थे, जो युवा पढ़ाई करने वाले थे, जो इंटर हाई स्कूल या बीए बीएससी करने वाले थे, उनको भी पार्ट टाइम जॉब करना पड़ रहा था। 4 घंटे 5 घंटे जॉब करते थे, फिर वो अपनी पढ़ाई का फीस भर पाते थे। वहां पे मेडिकल सिस्टम जो था, वहां पे EMRI जो मशीनें होती है, आज तो हमारे यहाँ जिले में, हर जिले में मौजूद है EMRI मशीन, हर जिले में मौजूद है। लेकिन वहां पे हर जिला छोड़ दिए, दूर दूर तक कहीं मशीनें नहीं थी हॉस्पिटल में। मेडिकल सिस्टम ध्वस्त था, स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी नहीं उपलब्ध थी, पढ़ाई पे कोई विशेष फोकस नहीं था, युवा बेरोजगार बेरोजगार टहल रहे थे। ये सारी जब सिस्टम हुआ और ये सारी चीजें जब युवाओं के दिमाग में आई कि नहीं, कुछ हमको करना चाहिए। लेकिन एक बात, उनके दिमाग में ऐसा आया कैसे, ये मैं आपको बता रहा हूं। वो दिमाग में इसलिए आया कि जिस टाइम युवा वहां का बेरोजगार टहल रहा था, जिस टाइम लोगों के बीच भुखमरी जैसी परिस्थितियां आने लगी थी, उस टाइम जो वहां के नेता थे, उनके बच्चे विदेशों विदेशों में पढ़ाई कर रहे थे, विदेशों में ऐश कर रहे थे।
और विदेशों में वो लग्जरी कारें, लग्जरी टाइप की घड़ियां, महंगी महंगी और महंगे कपड़े पहन के ऐश कर रहे थे। हमारे भारत देश में भी ऐसा है। हम आप इंटर हाई स्कूल की पढ़ाई करके बीए करके उसकी फीस नहीं दे पाते हैं, लेकिन जो नेता हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। सेम कारण। और वहां नेपाल में भी जो युवा थे उनको ये चीज देखी नहीं गई। वो जो नेताओं के बच्चे थे, नेताओं के बच्चे जब अपनी फोटोज को सोशल मीडिया पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, चाहे वो टिकटॉक हो, इस पर जब शेयर करने लगे कि हम तो राजशाही में जी रहे हैं, शायद वो राजशाही में जीना उनका बहुत भारी पड़ा। वो भारी इतना नहीं, वो भारी इतना पड़ा कि जो वहां विदेशों में ऐश कर रहे थे, उनके पिताजी को, उनकी फैमिली को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। नेपाल की जनता ने, नेपाल के युवाओं ने उन नेताओं को उस तरह से पिटाई की है कि किसी को लुटा दिया है मारते मारते, तो किसी को पानी में कूदा दिया, पानी में नहीं हो पाया तो नाले और नदियों में फेंक दिए गए। ये सारी परिस्थितियां हुई, नेताओं के साथ ये सलूक हुआ वहां। लेकिन एक बात जो वहां के नेताओं को सीखनी चाहिए कि हमारे देश में भी, हमारे भारत देश में भी नेता हैं, लेकिन कभी वो अपने लग्जरी गाड़ियों की फोटो नहीं शेयर करते हैं। कभी वो, उनके लड़के लग्जरी लाइफ जी तो रहे हैं, लेकिन उसकी फोटो इंस्टाग्राम फेसबुक पे कहीं नहीं मिलेगी तुमको, क्योंकि उन्होंने वो चीज सिखा रखी कि तुम ऐसा करोगे तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर सवाल उठेगा। क्या यहाँ पे महल नहीं है? यहाँ पे महल है। हर नेता के पास बड़े बड़े घर हैं, उसमें कई ऐसी चीजें लगी है जो करोड़ों में है, लेकिन उसकी कभी फोटो नहीं शेयर करते। नेता अगर इंटरव्यू भी देते हैं ना, तो एक बाहर कमरा बनाए रखते हैं जिसमें करीब छोटे छोटे सामान रखते हैं जो विशेष महंगे नहीं होते, कि उनको कैमरे के सामने दिखा जाए तो गरीब दिखे। ऐसी परिस्थिति हमारे इंडिया में है। तो इंडिया के नेताओं से, भारत देश के नेताओं से नेपाल के नेताओं को सीखना चाहिए, लेकिन नहीं, वो तो भाई जब राजशाही में आ गए, और वही राजशाही उनके लिए सबसे बड़ा कारण बना। आप देखिए सोशल मीडिया पे किस तरह से वहां के नेता भागे हैं। कोई हेलीकॉप्टर पे लटक के भाग रहा है, वहां के प्रधानमंत्री तो छोड़ के भाग गए। तो कहीं ना कहीं नेपाल में बड़ी हिंसा जो हुई, जो नेपाल में तख्ता पलट हुआ, उसका कारण सोशल मीडिया बना। अगर नेताओं के बच्चे या नेताओं के जो लड़के थे पढ़ने वाले, वो अगर विदेशों से ऐसी फोटोज ना शेयर करते तो शायद ये चीजें ना हो पाती। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसके बाद धन्यवाद। जय श्री राम।